सभी को सुप्रभात। आज सामाजिक अध्ययन में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने राजपूत राजा पढ़ाया, मैंने गुलाम वंश पढ़ाया, मैंने आपको खिलजी वंश पढ़ाया। आज के वीडियो में मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपने अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी, जिनकी मृत्यु 1330 ईस्वी में होती है और उनकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश की शुरुआत भारत में होती है। तुगलक वंश की शुरुआत 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक होती है, या इतिहासकारों ने इस चीज को माना है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था और ये बहुत ही बड़े, अगर हम ये कहें कि गयासुद्दीन तुगलक की क्या योग्यता, क्या दिव्यता थी, तो इनकी योग्यता के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अनुभवी शासक थे, बहादुर योद्धा थे, योग्य राजनेता थे, कुशल प्रशासक थे। शायद इतनी सारी खूबियां होने के कारण ही यह दिल्ली पर अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी था, उसने जो दिल्ली में जब राजा था, उसने बहुत कठोर नियम कानून बनाए थे और उन नियमों कानूनों को क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने खत्म कर दिया। जो भी उनकी नीति थी उनको समाप्त करके ऐसी नीति अपनाई जिसमें हिंदू मुस्लिम के प्रति उदारता का भाव रहे। इनके अगर कार्य देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के, तो इन्होंने भारत में बागें लगवाई, नहरों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े किले बनवाए, ठीक है। और दिल्ली के पास इन्होंने तुगलकाबाद नामक एक नगर को भी बसाया। जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में सवाल अक्सर पूछा जाता है कि तुगलकाबाद को किसने बसाया, तो आप ध्यान रखेंगे कि तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। इसके बाद इनका पुत्र होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक हुआ है जिसे इतिहासकारों ने सबसे बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा दी है। बोल सकते हैं, आपको हंसी भी आ रही होगी कि बुद्धिमान भी है लेकिन मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे कुछ कार्य रहे हैं जिसके कारण उसे ये संज्ञा दी गई है। इतिहासकारों ने उसे विरोधी गुणों का मिश्रण और पागल सन की बादशाह तक कहा है। क्यों कहा है, इस बात को हम इस वीडियो में साबित कर दूंगा, क्योंकि उसने असफलता में विफलता, मतलब वो असफल तो था ही, उसकी नीतियां थी और उसके कारण वो विफल भी हो गया। उसने ऐसे कौन से कार्य किए हैं? पहला कार्य हम देखते हैं, सेना की व्यवस्था के लिए उसने किसानों पर अधिक कर लगा दिया। यह एक ऐसा शासक होता है जिसकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम पूरे भारत पर अपना एकाधिकार करें। तो इसके दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना हम अपनी सेना को बढ़ाएं और सेना को हम अत्याधुनिक हथियार दें, सेना को ताकतवर बनाएं। लेकिन खजाना खाली था। कारण ये था कि इससे पहले जो शासक आए उनकी कुछ ऐसी नीतियां थी, अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी नीतियां थी जिससे जो दिल्ली का खजाना था खाली हो गया था। अब खाली खजाने में वो सेना को कैसे मजबूत करे, तो इसने क्या किया कि जो गंगा यमुना का दोयाब क्षेत्र था, जहाँ पर खूब ज्यादा पैदावार होती थी, या ये कहिए कि जिससे पूरे देश का भरण पोषण होता था, इसने क्या किया, वहां पर टैक्स को, कर को बढ़ा दिया। इससे पहले की जो बादशाह थे उन्होंने 50% उपज का अपना कर लगाए हुए थे, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता पर बैठा तो इसने भी सेना को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए इसने गंगा यमुना के दोयाब क्षेत्रों पर कर बढ़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या इसकी किस्मत कहिए कि जिस टाइम इसने टैक्स को बढ़ाया उस टाइम गंगा यमुना का जो दोयाब क्षेत्र था, जहां पैदावार होती थी, वहां पर क्या हुआ कि ऐसी कुछ समस्याएं खड़ी हो गई कि वहां खेती बाड़ी सब नष्ट हो गई, यानी कि वहां अकाल पड़ गया। अकाल होने के कारण वहां पर पैदावार ही नहीं हुई, वहां के किसान भूखे मरने लगे और सरकार के, अपने राजा के सम्मुख प्रदर्शन करने लगे, आत्महत्या करने लगे कि एक तो सूखा पड़ गया, अकाल में कुछ पैदा नहीं हुआ और ऊपर से इतना ज्यादा कर हम कैसे देंगे। तो जो इसकी आदेश था, जो फरमान था, वो इसको अंततः वापस लेना पड़ा, यानी कि जो इसकी पहली सोच थी सेना का विस्तार करने का, वो नहीं हो पाया। फिर इसने सोचा कि दिल्ली मध्य में है, जिधर से देखो अफगान से लेकर सिंधु की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मुंह उठाए शासक चले आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, दिल्ली मध्य में है, हम ये नहीं करेंगे, हम दिल्ली को राजधानी के रूप में हम बदल देंगे, हम दौलताबाद कर देंगे। उस समय दौलताबाद को क्या कहते थे, देवगिरी के नाम से जानते थे। तो दिल्ली को दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद एकदम
साइड में है, म्यांमार साइड के आसपास में आपको मिल जाएगी। अब दौलताबाद में तो यहाँ पर राशि फरमान जारी हुआ कि सभी लोग अपना सामान बांधे और दौलताबाद के लिए निकले। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, क्योंकि उस समय यातायात के साधन तो थे नहीं, पैदल ही चलना होता था, ऊँट से जाना होता था, घोड़ों से जाना होता था। तो जब पूरा पूरा राज्य एक जगह से दूसरी जगह जब विस्थापित होकर स्थापित किया जाएगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो भैया दिल्ली से दौलताबाद जाते जाते हजारों की संख्या में लोग मर गए और किसी तरीके से जब वहाँ पहुँचे तो जब ये वहाँ अपनी दौलताबाद को राजधानी बनाया तो इसे फिर महसूस हुआ कि हम जहाँ अपनी राजधानी बनाए हो तो एकांकी है, यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं जो हम दूसरी तीसरी तरफ जा सके। फिर इसने आदेश वहाँ से जारी किया कि नहीं नहीं, अब दौलताबाद से राजधानी दिल्ली के लिए हम हस्तांतरित कर रहे हैं। और इस तरीके से जो जनता थी वो राजा के विरुद्ध खड़ी हो गई, क्योंकि फिर आने में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है। फिर इसका एक और निर्णय होता है, ये हमेशा इस सोच में रहता है कि कैसे हम अपना जो राशि खजाना है उसको भरें। तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, चलन में चांदी के सिक्के थे। तो इसने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक काम करें कि चांदी के सिक्के राजकोष में जमा करवा लें, और पीतल उस समय सस्ता था और पीतल के सिक्के जो है हम चलन में कर दें। जब हमारे पास भारी मात्रा में चांदी आ जाएगी तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेंगे। तो इसका जो निर्णय था ये वही बात है, वर्तमान सरकार की तरीके से तत्कालिक निर्णय था। रात 8 बजे, समझ गए, उद्बोधन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसी तरीके से था। तो इन्होंने ये अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अब राज्य में चांदी के सिक्के मान्य नहीं होंगे, तांबे के सिक्के मान्य होंगे। आप लोगों के पास चांदी के सिक्के हैं वो राजकोष में आके जमा करिए और वहां से क्या करिए, आप तांबे के सिक्के प्राप्त कर लीजिए। ये अब चलन में है। जो भैया तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए तो वो सब तत्कालिक निर्णय थे राजा के, इसलिए उस सिक्कों पर कोई विशेष प्रकार की कारीगरी तो की नहीं गई थी, साधारण तरीके के सिक्के थे। जब वो सिक्के बाजार में आए तो उस समय के जो स्वर्णकार थे, जो चीज़ों को बनाते थे, सोने चांदी की चीज़ें बनाते थे, उन स्वर्णकारों ने देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो डिजाइन अच्छी है, तो हम अपने घर में बना सकते हैं। और उन्होंने घर पर क्या किया कि तांबे के सिक्के भारी मात्रा में बनाना शुरू कर दिए और वो चांदी के सिक्कों से बदलने लगे। तो अब क्या हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिनका कर बाकी था, जिनका कुछ लेन देन था, वो गए राजकोष में तांबे के ही सिक्के ले जाते थे। भारी मात्रा में तांबे के सिक्के राजकोष में जमा किए और एडवांस में जमा कर दिए। कई महीनों का पहले का जो कर उनका होता था वो जमा कर दिए राजकोष में। कहा जाता है, उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि तांबे के इतने सिक्के हो गए कि एक पहाड़ी बन गई सिक्कों की। यानी कि इसका जो ये फार्मूला था चांदी बंद करके तांबे चलाने का, ये भी असफल हुआ। अंत में इसने क्या किया कि अपनी जो सोच थी उसको एक बार और प्रयोग किया। इसने पहाड़ी इलाके पर, इराक और खुरासान के क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर एक भारी विशाल सेना भेज दी। इसने सोचा कि हम अगर अपने आसपास के जो छोटे छोटे राज्य हैं, अगर उनको मैं जीत लूँगा तो जो उनका खजाना है वो मेरा खजाना हो जाएगा, जो उनकी संपत्ति है वो मेरी संपत्ति हो जाएगी। तो इसने क्या किया कि पहाड़ी क्षेत्र पे दुर्गम रास्ते पर सेना भेज दी और सेना भी काफ़ी भारी संख्या में भेज दी। इतिहासकार कहता है कि उस समय खाली 3 से 4 सैनिक वापस लौट के आए, बाकी सबके सब मारे गए, क्योंकि वह अपरिचित रास्ता था, पहाड़ी क्षेत्र था जहां सेना सफल नहीं हुई, पूरी की पूरी सेना वहां पर मार दी गई। इस तरीके से जनता जो है वह विद्रोह करने लगी और राजा के खिलाफ विद्रोह हो गया। और इस तरीके से इसीलिए इसे क्या कहा गया है, विरोधी गुणों का मिश्रण कहा गया है। पागल सन की बादशाह की संज्ञा इसे दी गई है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है। ये बहुत ही रोचक जो है दिल्ली का शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक। ये नोट्स आप कॉपी पे लिखते रहेंगे क्योंकि माह के अंत में आपका टेस्ट होगा, नोट्स चलाना अनिवार्य है।